हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका जीएस मंच में। आज के क्लास का टॉपिक है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इस टॉपिक के माध्यम से हम जानेंगे कि भारत में किस क्रम में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ, साथ ही पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी जुड़े हुए उन सभी तथ्यों पर बात करेंगे जो अब तक एग्जामों में पूछे गए हैं या आगे पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। आइए टॉपिक को शुरू करने से पहले सबसे पहले टॉपिक से जुड़े हुए कुछ बेसिक बात को जान लेते हैं कि ऐसी कौन सी घटना घटी या ऐसी कौन सी परिस्थिति उत्पन्न हुई जो पश्चिमी और पूर्वी देशों के साथ स्थल मार्ग था वह अवरुद्ध हो गया और पूर्वी देशों के साथ पश्चिमी देशों को व्यापार करने के लिए समुद्री मार्ग की खोज करनी पड़ी। तो वह घटना थी 1453 ईस्वी में कस्तुनतुनिया शहर पर तुर्की का अधिकार। जो कस्तुनतुनिया शहर था, इसी शहर से होकर पश्चिमी और पूर्वी देशों के बीच जो व्यापारिक स्थल मार्ग होता है गुजर रहा होता है। जैसे ही तुर्की का कस्तुनतुनिया पर अधिकार हो जाता है, इस मार्ग को तुर्की अवरुद्ध कर देता है। ऐसे में पश्चिमी यूरोप के सामने एक चुनौती खड़ी हो जाती है। लेकिन इस समय 15वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोप में पुनर्जागरण अपने चरमोत्कर्ष पे होता है। यहाँ पे नई नई खोजें होती हैं जिसमें नौ परिवहन अपने प्रगति पे होता है। इसके साथ ही दिशा सूचक यंत्र, जिसे कुतुबनुमा कहा जाता है, इसकी भी खोज हो चुकी होती है। और यहाँ के राजा या जो राजकुमार होते हैं वे व्यापारियों को नई खोजों के लिए, भौगोलिक खोजों के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते हैं, जिसमें स्पेन और पुर्तगाल दो देश सबसे आगे होते हैं। पुर्तगाल के एक राजकुमार होते हैं प्रिंस हेनरी द नेविगेटर। इनके सतत प्रयास से भौगोलिक खोजों का कार्य आसान हुआ। स्पेनियों तथा पुर्तगालियों ने भौगोलिक खोजों के युग की शुरुआत की। अब हम देखेंगे कि स्पेन का एक यात्री होता है कोलंबस। कोलंबस भारत की खोज में निकलता है, लेकिन रास्ता भटक के वह चला जाता है अमेरिका। समय होता है 1492 ईस्वी। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि कोलंबस किस देश का था। तो कोलंबस स्पेन का था, जिसने अमेरिका खोज 1492 ईस्वी में किया। अब इसी समय पुर्तगाल से वास्को डिगामा अपने जहाजी बेड़े के साथ भारत की खोज में निकलता है और अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में होते हुए, अफ्रीका महाद्वीप का एक दक्षिणी देश है दक्षिण अफ्रीका, और उसका जो दक्षिणतम बिंदु है उसे केप ऑफ गुड होप कहा जाता है, गुड होप कहते हैं। इधर से होते हुए वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में भारत पहुंचता है, अर्थात भारत की खोज करता है। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि वास्को डिगामा किस देश का था। तो वास्को डिगामा पुर्तगाल का भारत की खोज कब करता है? 1498 ईस्वी में। यह तो रहा कुछ बेसिक बातें। अब हम जानेंगे कि किस क्रम में कंपनियों का आगमन भारत में हुआ। तो यहाँ पे बहुत सारे डेटे हैं, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। हम जब भी इतिहास को पढ़ेंगे एक क्रमिक रूप से पढ़ेंगे, एक एक घटना को जोड़ते हुए पढ़ेंगे, तो सभी डेटें एक कहानी की तरह याद होती चली जाएंगी और अस्थायी रूप से याद करेंगे। इतिहास हम पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं करेंगे कि बीच में जो चैप्टर होगा उसको गैप करके पढ़ेंगे, तो हो सकता है याद हो जाए, लेकिन वह अस्थायी समय तक याद नहीं रहेगा। तो इतिहास को हमें कहानी की तरह पढ़ना है और एक एक घटना को जोड़ते हुए क्रमिक रूप से पढ़ना है। पहले हम देख लेते हैं कि भारत में कंपनियों के आगमन का क्रम क्या है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न अक्सर बनते हैं, यहाँ के चार्ट के माध्यम से इकट्ठा कर दिया गया है। तो पुर्तगाली सबसे पहले आते हैं 1498 ईस्वी, उसके बाद डच आते हैं 1595 ईस्वी, अंग्रेज आते हैं 1600 ईस्वी और फ्रांसीसी आते हैं 1664 ईस्वी। इसको आप याद करिए, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी डेट यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखेंगे कि वह भारत में उनके आने का वह क्रम रहा, लेकिन अपने कंपनी को भारत में स्थापित कब करते हैं। तो पुर्तगाली यहाँ पे सबसे पहले आते हैं और सबसे पहले
अपने कंपनी को 1498 में स्थापित कर देते हैं। फ्रांसीसी सबसे बाद यहाँ पे आते हैं 1664 में, और यहाँ भी फ्रांसीसी सबसे बाद में 1664 में अपनी कंपनी स्थापित करते हैं। लेकिन यहाँ पे डच दूसरे नंबर पे आते हैं, अंग्रेज तीसरे नंबर पे आते हैं। लेकिन कंपनी स्थापित करने की बात आती है तो अंग्रेज दूसरे नंबर पे आ जाते हैं और डच तीसरे नंबर पे आ जाते हैं। अंग्रेज 1600 ईस्वी में अपनी फैक्ट्री स्थापित करते हैं और डच 1602 ईस्वी में। तो होता क्या है कि जो डच होते हैं सबसे पहले इंडोनेशिया के द्वीप पे आते हैं। जो डच होते हैं सबसे पहले इंडोनेशिया के द्वीप पे आते हैं और उसके यहाँ से मसाले का व्यापार करते हैं और उसके बाद फिर भारत पे आते हैं। इसीलिए यहाँ आने का जो क्रम है, डच दूसरे नंबर पे हैं लेकिन यहाँ पे तीसरे नंबर पे हो जाते हैं, जबकि जो अंग्रेज आते हैं सीधे वह भारत पे आते हैं। अब देख लेते हैं कि इन कंपनियों द्वारा भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री या कोठी या किला कहाँ स्थापित की गई, किस सन में स्थापित की गई। जो पुर्तगाली थे ये अपनी प्रथम फैक्ट्री कोचीन 1503 ईस्वी में स्थापित किए। हम देखें कि जो भी पश्चिमी देश की कंपनी आए हैं या देश आए हैं तो समुद्री मार्ग से आए हैं। तो स्वाभाविक सी बात है यदि समुद्री मार्ग से आए हैं तो समुद्री तट पे रुकेंगे और प्रथम फैक्ट्री अपने समुद्री तट पे ही स्थापित करेंगे। तो जो भी प्रथम फैक्ट्रियाँ हैं वो सभी समुद्री तट पे हैं, जिसमें कोचीन देखेंगे जो केरल तट पे है। यहाँ पे कोचीन में पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में प्रथम फैक्ट्री स्थापित की। तो फैक्ट्री या किला क्या होता था या एक कोठी भी कहते थे, यह क्या होता था, तो इन व्यापारियों के जो भी व्यापार होते थे इनका एक केंद्र होता था, जिसे कह सकते हैं ऑफिस या कार्यालय। उस ऑफिस या कार्यालय से अपने व्यापार को नियंत्रित करते थे, वहीं कोठी या किला या फैक्ट्री कहलाती थी। दूसरा, अंग्रेज सूरत में 1608 ईस्वी में अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित करते हैं, सूरत गुजरात। तीसरा, जो डच हैं मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में प्रथम फैक्ट्री स्थापित करते हैं। मसूलीपट्टनम तमिलनाडु तट पे अवस्थित है। इसके बाद फ्रांसीसी सूरत में 1668 ईस्वी में अपनी फैक्ट्री स्थापित करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान देंगे क्योंकि प्रश्न कई बार पूछा जाता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ दे रहा है कि सूरत में 1608 ईस्वी में प्रथम फैक्ट्री अंग्रेज द्वारा स्थापित की गई। होता क्या है कि कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आते हैं और फैक्ट्री के स्थापित करने की अनुमति उन्हें मिल जाती है, लेकिन किसी कारणवश से सूरत में वो फैक्ट्री स्थापित नहीं हो पाती है। इसके बाद 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में प्रथम फैक्ट्री स्थापित हो जाती है। इसके बाद 1613 में अर्थात 2 वर्ष बाद सूरत में जो फैक्ट्री स्थापित नहीं हो पाई थी वो फैक्ट्री 1613 में स्थापित होती है। इस प्रकार यदि आपके सामने सूरत और मसूलीपट्टनम दोनों विकल्प रहे तो आप सूरत पे टिक लगाएंगे, यदि सूरत नहीं रहेगा तो आपका आंसर मसूलीपट्टनम होगा। आइए अब शुरू करते हैं, एक एक कंपनी को रखकर और उनसे जुड़े हुए उन सभी तथ्यों पे बात करेंगे जो एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पुर्तगाली, हम देखें पुर्तगाली का प्रथम अभियान जो था वास्को डी गामा के नेतृत्व में 1498 ईस्वी। यह आता है केरल का एक कालीकट बंदरगाह है वहाँ पे, और कालीकट का एक राजा होता है जमोरिन, वह वास्को डी गामा का भव्य स्वागत करता है और यहाँ से मसाले के व्यापार की अनुमति देता है। मसाले का व्यापार करके जब वास्को डी गामा पुर्तगाल पहुँचता है तो वह पूरा अपना खर्च काटने के बाद उसे 60 गुना मुनाफा मिलता है। ऐसे में जो पुर्तगाली व्यापारी होते हैं पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए और उत्सुक होते हैं। दूसरा अभियान आता है पेड्रो अल्ब्रेज के नेतृत्व में, समय होता है 1500 ईस्वी। इसके बाद फिर 1502 ईस्वी में पुनः वास्को डी गामा आता है भारत। यह क्रम आप ध्यान देंगे
यह प्रश्न पूछा गया है कि दूसरा पुर्तगाली अभियान भारत में कब आया? 1500 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में? पेड्रो अल्वारेज के नेतृत्व में। इसके बाद फिर 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा आता है और 1503 ईस्वी में प्रथम फैक्ट्री पुर्तगालियों द्वारा कोचीन में स्थापित होती है। अब पुर्तगालियों का व्यापार भारत में बढ़ने लगा था। ऐसे में पुर्तगाली द्वारा भारत में प्रथम वायसराय की नियुक्ति करके भेजी जाती है। तो प्रथम वायसराय कौन होता है? अल्मीडा। अल्मीडा भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय होता है। समय होता है 1505 से लेकर 1509 ईस्वी। यह प्रथम पुर्तगाली वायसराय। याद रखेंगे, प्रश्न पूछा गया है, या जिसको गवर्नर भी कहते हैं। इससे जुड़ा हुआ एक और तथ्य है कि अल्मीडा को जब भारत का वायसराय बनाकर भेजा गया तो उसको यह निर्देश मिला था कि तुम जाओ भारत में एक ऐसे किले का निर्माण करो जिसका उद्देश्य केवल सुरक्षा मात्र न हो बल्कि हिंद महासागर में पूरी तरह से कंट्रोल करना हो, अपने नियंत्रण में स्थापित करना हो। और यही करता है जिसे कहा जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसे शांत जल की नीति भी कहते हैं। जिसे शांत जल की नीति, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि शांत जल की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी से कौन पुर्तगाली वायसराय जुड़ा हुआ है? तो अल्मीडा। यह प्रमुख दो तथ्य रहे अल्मीडा से। अल्मीडा का पूरा नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, लेकिन आप अल्मीडा याद रखेंगे, इतना हमारा काम चल जाएगा। इसके बाद दूसरे नंबर पे वायसराय अल्बुकर्क आता है। अल्बुकर्क, जो अल्बुकर्क होता है यह 1509 ईस्वी से लेके 1515 ईस्वी के बीच भारत का पुर्तगाली वायसराय रहता है। और इससे जुड़ा हुआ जो महत्वपूर्ण तथ्य है, पहला तथ्य है कि यह पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। यह पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक का प्रश्न पूछा गया है। दूसरा तथ्य है कि इसने बीजापुर के शासक आदिल शाह से गोवा को जीतता है। एक युद्ध में अल्बुकर्क जो है बीजापुर के शासक आदिल शाह से गोवा को जीतता है। यह समय होता है 1510 ईस्वी में, अर्थात 1510 ईस्वी में गोवा पुर्तगालियों के पास आ जाता है और यह 1961 ईस्वी तक पुर्तगालियों के पास रहता है। इसके बाद इससे जुड़ा हुआ जो महत्वपूर्ण तथ्य है, और जैसे ही गोवा को पुर्तगालियों द्वारा जीता जाता है, अब भारतीयों के मन में इनके प्रति द्वेष भावना पैदा हो जाती है और इनको लग जाता है कि अब जो भी कंपनी आ रही हैं इनका उद्देश्य केवल व्यापार मात्र नहीं है बल्कि राजनीतिक हस्तक्षेप भी है। इसने विवाह संबंध यहाँ पे शुरू करता है, विवाह संबंध स्थापित करना शुरू करता है, जिससे यहाँ पे भारतीयों के दिलों को जीता जा सके और उनसे अच्छे संबंध बनाए जा सके। साथ ही ईसाई धर्म का प्रचार शुरू करता है। इसका जो 3G पॉलिसी है, एक 3G पॉलिसी है, सिम वाला 3G पॉलिसी नहीं, 3G पॉलिसी अर्थात गॉड, गोल्ड और ग्लोरी। गॉड अर्थात ईश्वर, उसने अपने धर्म का प्रचार करना यहाँ पे शुरू किया। गोल्ड अर्थात धन से जुड़ा हुआ, यहाँ पे कितना अधिक मुनाफा कमाया जाए उस पर काम किया। साथ ही ग्लोरी अर्थात प्रभुत्व, क्या किया जाए कि हम यहाँ पे अपने को मजबूती से स्थापित कर पाएँ, यह तो रहा। और इसके साथ ही इसने कोचीन को अपना मुख्यालय अर्थात राजधानी बनाया। यह रहा अल्बुकर्क से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण तथ्य। याद रखेंगे कि कोचीन को राजधानी किसने बनाया? अल्बुकर्क ने। अब तीसरा वायसराय बन के आता है पुर्तगालियों का भारत में, नीनो डी कुन्हा। इससे जुड़ा हुआ जो महत्वपूर्ण तथ्य है, इसने गोवा को
गोवा को मुख्यालय अर्थात राजधानी बनाता है। जो अल्बुकर्क था उसने कोचीन को राजधानी बनाया था, लेकिन इसने कोचीन से राजधानी चेंज करके गोवा को बना देता है। और इससे जुड़ा हुआ जो महत्वपूर्ण तथ्य है, इसने दीव को 1535 ईस्वी और दमन को 1559 ईस्वी में जीतता है, और यह दोनों द्वीप भी पुर्तगालियों के पास 1961 तक रहते हैं। यह तो रहा पुर्तगालियों से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण तथ्य। अब हम डचों से जुड़ा हुआ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे। इसमें आप जरूर याद रखेंगे इनके क्रम को, अल्मीडा, अल्बुकर्क और निनो डी कुन्हा, इसके पुर्तगालियों के वायसराय के क्रम को आप याद रखेंगे, क्योंकि क्रम से प्रश्न बनता है। तो याद करने का एक सहज तरीका हो सकता है, अल्मीडा में 4 अक्षर है, अल्बुकर्क में 5 अक्षर है और निनो डी कुन्हा में कहें तो 6 अक्षर है। इसको वैसे याद रखेंगे तो याद रहेगा। और जैसे ही पुर्तगाली अपने को यहाँ पे स्थापित कर लेते हैं, इन्हें सागर का स्वामी कहा जाने लगता है। सागर का स्वामी, क्योंकि अपने को हिंद महासागर में या जो अरब महासागर था पूरी तरह से अपने को यहाँ पे मजबूती से स्थापित कर लिए थे, इसीलिए पुर्तगालियों को सागर का स्वामी कहा जाता है। अब हम डच देखेंगे। डच का जो अभियान आता है 1595 ईस्वी में कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में। सन को आप याद रखेंगे और नाम भी याद रखेंगे, क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट है। डच 1595 ईस्वी में कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में भारत आते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि वह पहले इंडोनेशिया पे आते हैं, इंडोनेशिया द्वीप पे आते हैं, यहाँ पे मसाले का व्यापार करते हैं, और यहाँ से जब भारत आते हैं तो यहाँ पे मुख्य रूप से कपड़े के व्यापार पे जोर देते हैं। कपड़े के व्यापार पर मुख्य रूप से जोर देते हैं, जबकि जो पुर्तगाली जो होते हैं वे मुख्य रूप से मसाले के व्यापार पे जोर देते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो पुर्तगाली होते हैं मसाले के व्यापार पे जोर देते हैं, जबकि जो डच होते हैं वे मसाले का व्यापार इंडोनेशिया से करते हैं और कपड़े का व्यापार भारत से करते हैं। अर्थात मुख्य रूप से जो कपड़े का व्यापार होता है वह भारत से करते हैं। और इससे जुड़ा हुआ एक तथ्य है कि 1759 ईस्वी में डचों का पुर्तगालियों से एक युद्ध होता है, बेडरा का युद्ध, जिसे कहीं कहीं बेदरा भी लिखा मिल जाता है, जो बंगाल में पड़ता है। इस युद्ध में डच पुर्तगालियों से पराजित होते हैं और इनकी शक्ति समाप्त हो जाती है, और अब इनको लगता है कि हम यहाँ पे ठीक ढंग से व्यापार नहीं कर पाएंगे और पुर्तगालियों का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। तो यह रहा पुर्तगाली और डच से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण तथ्य। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह कहानी की तरह समझ में आया होगा। अगले क्लास में हम अंग्रेज और फ्रांसीसी जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर बात करेंगे, साथ ही आंग्ल फ्रांसीसी जो युद्ध है उस पर भी बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।